बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा ख्याल है कि इसकी शोहरत में कुलवंती का हाथ है, वरना वो ऐसा है नहीं। ये बात नहीं है अभी, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो साला मुतअस्सब सिख है, हमारे वो किसी काम नहीं आया, तो इसकी वजह यही थी। अच्छा, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आबी ने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया था। पहली बार उसे अपनी बेबसी याद आई। हम सोहल पहुंचे तो स्टेशन के करीब ही हमें एक होटल नजर आ गया, मगर सवाल ये था कि हम घोड़ी को कहाँ बांधे। वो जगत सिंह को हमारा सुराग फराहम कर सकती थी, और रात अभी तक बराबर रेंग रही थी। अजान तो वहाँ अब तस्वर ही खत्म हो चुका था, सिंक भी कोई नहीं बजता था। हम होटल के सामने से गुजरकर फिर स्टेशन की तरफ निकल गए। एन इस वक्त पठानकोट की तरफ से एक गाड़ी स्टेशन में दाखिल होती नजर आई। हमने घोड़ी से उतरकर इसे जंगल के साथ बांध दिया और खुद अमृतसर का टिकट लेकर हम गाड़ी में जा बैठे। हमारा गुरदासपुर का सफर नाकाम हो चुका था और आबी का गला अलग सूझ चुका था। वो बिला वजह इतनी सारी अजियत सह गया था, मगर वो मुझसे नाखुश नहीं था। शायद इसने मुझे माफ कर दिया था और इसे समझ आ गई थी कि इसे कलवंती के पलंग पर जाने से पहले मैंने क्यों रोक दिया था। हमें ये हक नहीं पहुंचता था कि हम किसी मजबूर और बेबस औरत को यूं जलील कर देते। ये कोई मर्दानगी नहीं थी। जब हम अमृतसर पहुंचे तो दोपहर ढल चुकी थी। स्टेशन से निकलकर हम बड़े इत्मीनान से एक होटल में जा ठहरे। कमरे में पहुंचकर हमने दरवाजे अंदर से बंद किए और मुर्दों से शर्त लगाकर लेट गए। नींद ने हमें पागल कर रखा था। हमें खाने पीने का भी कोई होश नहीं रहा। जब हमारी आंख दोबारा खुली तो अगले दिन का सूरज तुलू हो रहा था। वो होटल इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि वहां हम पुलिस की पूछगिछ से बिल्कुल महफूज रहे। रकम तो उन लोगों ने हमसे बहुत ली, मगर आराम भी वहां हमें बहुत मिला। बिस्तर से उठकर हमने गुस्ल किया और सिगरेट फूंकने लगे। नाश्ता हमने कमरे ही में मंगवा लिया। सब से बड़ी मुसीबत ये थी कि हमारे कपड़े बहुत मैले हो गए थे। नाश्ता करके हमने कमरा बंद किया और सीधे बाजार जा निकले। वहां से हमने तंग मोरी के पजामे और लट्ठे के कुर्ते खरीदे। वही इन हिंदुओं का लिबास था। इस पर हमने लुंडे से लेकर हल्के से ऊदे कोट पहन लिए। इस काम से फारग होकर हम नाई के पास जा पहुंचे और हम दोनों ने बाल इस तरह कटवाए कि उनमें बोदी बाकी रह जाए। तय ये पाया कि आबी का नाम रामलाल होगा और मेरा नाम घनश्याम दास होगा। होटल में भी हमने यही नाम लिखवाए थे। हम बैठे बिठाए हिंदू बन गए थे। अब बस मेरे कशके की जरूरत थी और मंदिर भी ज्यादा दूर नहीं था। सरों पर हमने खालस कांग्रेसी ऐसी टोपियां पहन ली थी। ये स्वांग रिचाकर हम होटल वापस नहीं गए, बल्कि सीधे रत्ना म्यूजिक सेंटर जा पहुंचे। बालक राम से मिल लेना अब बहुत जरूरी हो गया था, वही हमारे काम आ सकता था। हैरत मुझे ये थी कि मैं सीधा इसके पास क्यों नहीं चला गया, मगर हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि इसका नाम बीच में आता ही नहीं था, वरना अपने मुल्क का पुराना खादम होने के नाते हमारी मदद जरूर करता। म्यूजिक हॉल में हम दाखिल हुए तो यूं लगा जैसे कलेजे में ठंड सी पड़ गई हो। कोई नोखेज सुपुत्रियां वहां नाच गाना सीख रही थीं। कोई 10 लड़कियां वहां जमा थीं और इनमें से 4 बकायदा नाच रही थीं। 6 ने साज उठा रखे थे। ये क्या हो रहा है भाई? आबी ने सरगोशी की। कमरे का माहौल बड़ा ही तुरब अंगेज था। ये म्यूजिक हॉल है बच्चे, इधर यही कुछ होता है। मैंने बालक राम को कमरे में ढूंढा, मगर वो उस वक्त वहां नहीं था। इसका एक और उस्ताद इन्हें सबक सिखा रहा था। वो हमें दरवाजे में देखकर फौरन अपनी जगह से सरका और म्यूजिक इसने फौरन बंद करा दिया। बोला, आप कैसे आए हैं महाराज? किससे मिलना है आपको? हमें बालक राम जी से मिलना है सरकार। एक तो बालक राम के मिलने वालों ने तबाह कर दिया है मुझे। जब भी जरा सबक स्टार्ट करता हूँ इसके मिलने वाले आ जाते हैं और क्लास का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो साथ वाले कमरे में हैं, वहां जाकर मिल लें।
उनसे। वो कहकर वो दरवाजा बंद करने के लिए हमारे पास आ ठहरा। ओए तीरथ, तेरा सत्यानाश हो, तू उधर क्यों नहीं बैठता? जो भी आता है सीधा मुंह उठाए इधर चला आता है। पर उस्ताद जी मेरी बात तो सुनो, आने वाला मुंह ना उठाए तो और क्या उठाए? आबी ने वाकई इसके सर पर एक धूल मारते हुए कहा। वो भड़क कर पीछे हटा, बोला हमसे तमीज से बात करो। गंजा किसको कहते हो? मेरा नाम उत्तम चंद है, समझे? मैं यहाँ का डांस मास्टर हूँ, समझे? कोई ऐसा वैसा ना समझना मुझे। वो वाकई बुरी तरह चिल्ला उठा था। आबी ने काम ही ऐसा किया था। पर सोनियो एडे औखे क्यों ਹੁੰਦੇ हो? जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹ जा मुंह परा कर ले, जा ओए तीरथ रामा को, बालक राम के पास पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं डंगर चराते हुए। ये कहकर इसने वाकई हमें दरवाजे से पीछे धकेल दिया। दरमियान में तीरथ राम आ ठहरा था। भाई बड़ी गर्म शय है तू, तेरा तो मैं प्लस्तर उखाड़ दूंगा। डांस मास्टर जरा मैं बालक राम से बात कर लूं पहले। आबी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मगर इसने इतने में दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी चढ़ा ली थी। चल ओए तीरथ रामा, किधर है वो बालक राम हेडमास्टर? हद हो गई, यानी हमारी कोई कदर ही नहीं है यहाँ। वो तो जी इधर बैठे हैं, आए मैं इनको इतला करता हूँ। ये कहकर तीरथ राम हमें साथ लेकर अकबी कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचा। कमाल की बात ये थी कि म्यूजिक हॉल का शोर वहां तक सुनाई नहीं देता था। मेरा ख्याल है कि इस हॉल को इन्होंने साउंड प्रूफ बना रखा था। मैं क्या कहूँ जी। अंदर जाकर तीरथ राम ने हमसे पूछा। कहना कि इसके पिताजी आए हैं। मेरा नाम घनश्याम दास है और ये मेरा दूसरा लड़का है रामलाल, मैंने मुंह पक्का करके कहा। तीरथ राम ने बड़ी हैरत से मुझे देखा और दरवाजा खोलकर अंदर जा घुसा। यार वो गंजा अगर बाहर निकले तो मैं उसे खटक डांस सिखा दूं। मजे ले रहा है अंदर, है कि नहीं? बस अपनी अपनी किस्मत है यार जी। एक वो हैं कि जिन्हें चाह के अरमां होंगे। अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि दरवाजा खुला और बालक राम बड़े गुस्से से बाहर निकल आया। क्या वो दूसरी तीसरी नजर में भी हमें नहीं पहचान सका? बोला क्या बात है, किसके पिता हैं आप? दिमाग तो दुरुस्त है आपका, क्या कह रहे थे आप? यार इतना गर्म होने की क्या जरूरत है? क्या कह दिया है हमने? जरा तुम्हारे पिता होने का ही दावा करते हैं हम, कोई तुम्हें उठाकर तो नहीं ले गए? वो मेरी आवाज सुनकर चौंका और बड़े गौर से मुझे देखकर बोला, ओए ये आप कैसे आ गए इधर? आए आए, जा ओए तीरथ तू दरवाजे का ख्याल रख, कोई आदमी हाल में ना जाए। ये कहकर वो हमें साथ लेकर कमरे में जा घुसा। दो औरतें इसके पास बैठी थी। हमें देखकर वो फौरन ही उठकर म्यूजिक हॉल में जा पहुंची। बालक राम ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हमें पिछले कमरे में ले जाकर इसने सोफे पर बिठा दिया। बोला आप कैसे आ गए यहाँ? वो डलों साहब वाला मामला तो नहीं है। आप समझदार आदमी हैं बालक राम जी, आए तो हम इन्हीं के लिए हैं। आपकी इतला क्या कहती है? कई पैगाम मुझे मिल चुके हैं मगर मेरे अपने परिंदे बेबस हैं। डलों साहब को उन्होंने अमृतसर जेल में ऐसा बंद किया है कि उनकी खबर ही नहीं मिलती है। कल ही मुझे सतनाजा साहब का ये पैगाम मिला था कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? सतनाजा साहब? हाँ, आप जानते हैं इन्हें? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी मगर वो मेरे तो किसी काम ना आ सके। बहरहाल आप ये बताएं कि इन्हें किस वार्ड में रखा गया है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मैं 2 बार खुद जेल जा चुका हूँ मगर उनकी कोई खैर नहीं मिलती। आपका क्या ख्याल है, वो कहाँ हो सकते हैं? ऐन मुमकिन है इन्हें वहाँ से निकाल लिया गया हो। ये इम्कान तो है मगर किसी को उनके बारे में खबर होनी चाहिए। मसलन ऐसा कौन आदमी है जो आपको ये खबर दे सकता है? कुछ आदमी, मैं उनका नाम बताना जरूरी नहीं समझता। बहरहाल आपकी इतला क्या है? मुझे भी अब तक यही मालूम हुआ है कि डलों साहब अमृतसर जेल में बंद हैं मगर आपने इस मामले को कुछ ज्यादा ही पुरअसरार बना दिया है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी बात नहीं है जनाब, मैं सिर्फ हालात बयान कर रहा था। आपको इनके बारे में क्या हुक्म मिला है? यही कि इन्हें रिहा कराने में मदद दूं, बल्कि रिहा करवा दूं।
अचानक उसे कुछ याद आ गया। मुझे बड़ी ही अजीब तरीके से देखकर बोला, वो आपका मल्होत्रा सुना है कत्ल हो गया है, आपको पता है उसे क्या हुआ? अब की बार तो आपकी इससे मुलाकात नहीं हुई। जी नहीं, हम तो सीधे आपके पास चले आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं SGMM पीरजादा साहब, ये भी मेरे साथ इसी काम के लिए आए हैं। मगर इस मल्होत्रा को किसने मार दिया? मेरी इतला ये है कि इन्हें कोई घर से अगवा करके ले गया था, इन्हीं की कार में, और फिर शहर से बाहर ले जाकर इन्हें गोली मार दी। कातिल सिर्फ एक ही आदमी था, मगर घर वाले इसका नाम नहीं लेते। मेरा ख्याल है वो इसे जानते थे, मगर वो अभी तक सब के सब चुप हैं। ऐन मुमकिन है इन्होंने मसलहतन किसी के सामने मुंह न खोला हो। जिसको बतलाना मकसूद था इसे वो बता चुके होंगे। हाँ, ये हो सकता है, मगर अगली खबर का मुझे अभी तक इंतजार है। बस आप और हम इंतजार ही करते रह जाएंगे और वो डलों साहब का किसी रोज झटका कर देंगे। आप भी ने पहली बार जुबान खोली, वो बालक राम की एक एक हरकत का बगौर मुतालिया कर रहा था। तो फिर आप ही कुछ कर लें, इधर तो आप आ ही गए हैं। मालक राम ने इसकी बात का बुरा मनाते हुए कहा। अभी मुस्कुराकर रह गया, बोला, इस मल्होत्रा को जलानी ने खत्म किया है, समझे बालक राम जी। वो खबरें जो आप हमें फराहम कर रहे हैं उनको तो इसने पहले ही दिन मालूम कर लिया था। हमें कुछ आगे की बात बताएं। आपको तनख्वाह मिलती है, बड़े अलाउंस हैं आपके, कुछ तो अपना फर्ज अदा करें। तो आपका क्या ख्याल है? मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ, बहुत खिदमत कर रहा हूँ मैं अपनी हुकूमत की। मुझे आप तैश न दिलाएं, वो काम जिसमें आप जैसे आप फंसे कभी पूरा नहीं होता। मुझे आपका कच्चा छठा मालूम है आबी साहब किबला। पहली बार इसकी बातों ने मुझे चौंकाया, गोया इसे मालूम था कि हम फिर अमृतसर में आ पहुंचे हैं, और ये कि मेरे साथ दूसरा आदमी कौन है। इसके तासरात वाकई बहुत मौसर थे। खुदा का शुक्र है इसे बरनाला के वाकयात का इल्म नहीं हो सका था। आपको कैसे पता चला कि मेरे साथी का नाम आबी है? मुझे मालूम हो गया था आप पुलिस को एक बार फिर फरेब देने में कामयाब हो गए हैं, मगर वो बाद में आपका खोज ना पा सके। अब अलबत्ता उनको मालूम है कि आप अमृतसर में हैं। सतनाजा साहब के पैगाम में ये बात भी दर्ज थी। आपके बारे में पहली खबर मैंने दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बालक राम जी। अब हम ज्यादा मोहतात रहेंगे, मगर अब हमारे लिए क्या हुक्म है उनका पता नहीं। ये बातें तो सीगा राज में रखी जाती हैं। फिर भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब इन्हें आपकी जरूरत नहीं। वो चाहते हैं कि आप कानून का तकाजा पूरा कर दें। बालक राम का लहजा बड़ा ही रूखा हो चला था और मुझे ये डर था कि अगर हमने बात बढ़ाई तो शायद वो आदमी हमसे वहीं ना उलझ बैठे। आबी ने इसको बहुत ही तुरंत शुरू कर दिया था और वो अपने अड्डे पर बैठकर ऐसी बेइज्जती का रवादार नहीं हो सकता था। कानून का तकाजा तो हम जरूर पूरा करेंगे भाई जी, मगर अभी तो डलों साहब की जान बचाना मकसूद है। अच्छा, खुदा हाफिज, अब हमें इजाजत दें। नहीं, आप इधर ही रहेंगे, रात मेरे पास गुजारें। मेरी बात का बुरा ना मनाएं, मुझे भी वही करना है जो आपके पेशे नजर है। कोई ना कोई तजवीज हम जरूर सोचेंगे। जी नहीं, हम ये किस्सा खुद ही निपटा लेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अलबत्ता इतनी बात याद रखें कि हमारे पीछे आप कोई आदमी नहीं लगाएंगे और ना ही हमारे बारे में सरहद के उस पार कोई खबर भेजेंगे, वरना हम आपके आदमियों की जिंदगी के जिम्मेदार नहीं होंगे और शायद आपके भी नहीं। मैंने बड़े जमे हुए लहजे में बालक राम को खबरदार किया। वो मेरे अल्फाज पर उछल सा गया, मगर मेरी आंखों का पैगाम उसके दिल में गहरा उतर गया था और इसे मालूम था कि जब गुलाम जलानी कोई बात कहता है तो फिर इसको सच भी कर दिखाता है। ठीक है जलानी साहब, आप बेफिक्र रहें, कोई आपके पीछे नहीं जाएगा, हरगिज नहीं। ये मेरा आपसे वादा रहा। हमसे हाथ मिलाने के लिए इसने दोनों बाजू आगे कर दिए। इससे रुखसत होकर हम इसी वक्त वहां से बाहर निकल आए। बालक राम ने हमें बिल्कुल ही मायूस कर दिया था, या ऐन मुमकिन था कि उसे मामले की नोयत का पूरी तरह इल्म हो, मगर हमें टालने के लिए इसने डलों साहब के बारे में सही मालूमात फराहम न की हों। उनकी रिहाई का मसला तो इसी के सुपुर्द किया गया था। वो इन्हें छुड़ा लेता तो ये इसका बहुत बड़ा
कारनामा तस्वर किया जाता, लेकिन हम अगर बाजी ले जाते और डलों को रिहाई दिलवा देते तो फिर इसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो पूछते तो जरूर ही कि मियाँ तुम किस लिए अमृतसर में बैठे हो, क्यों मुफ्त का राशन हड़प कर रहे हो, तो ऐसे में वो क्या जवाब देता। म्यूजिक हॉल से बाहर निकलकर आबी तिल मिलाकर बोला, यार इस बालक राम को भी तो समझ सका है कि नहीं, पागल है साला। मुझे यकीन है इसे डलों साहब के बारे में पूरी खबर मालूम है, मगर हमें वो महज टरखा देना चाहता था। मगर क्यों, वो ऐसा क्यों सोच रहा है? अपने नंबर बनाने के लिए, ताकि इसकी नौकरी बची रहे और वो अमृतसर में बैठकर इस म्यूजिक हॉल को राजा इंद्र का अखाड़ा बनाए रखे। इसको हरामकारी की आदत पड़ चुकी है, यही नजर आता है मुझे। वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था, हर मामले को वो अपनी तौहीन समझता है। हाँ, इसका रवैया बहुत ही अजीब था। बहरहाल हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अभी हमारे ये लिबास भी समझो मशकूक हो चुके हैं, वो हमें इन कपड़ों में देख चुका है। तो फिर क्या ख्याल है, कोई और सवांग ना रचा लें? हमें यही करना होगा, कहीं से केस मिल जाए तो वो हम सर पर जमा लें। विग तो मिल जाती होगी केसों की। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है बालक राम भी समझो हमारा दुश्मन बन चुका है। इसे डलों के पीछे हमारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो है ही, अब इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लाहौर पहुंचकर इस सतनाजा से तो मैं जरूर मिलूंगा। आओ जरा बाजार का चक्कर लगाते हैं, विग वहां से मिल सकती है। हाँ ये ठीक है, ये लिबास तो उतार ही दो वरना हमारी शामत आ जाएगी। कुछ ही देर बाद हम एक बार फिर बाजार जा पहुंचे। जाहिर हमने ये किया कि हमें एक ड्रामे में सिख के हुलिये की जरूरत है। लंबे बालों की 2 विगें और फिर कुछ कड़ा कृपान खरीद कर हमने होटल वापस पहुंचकर अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया। मगर इसी रात खाना खाने के बाद आबी को कुछ हरारत महसूस होने लगी। कुछ ही देर बाद उसे बड़े जोरों का बुखार हो गया। ये एक नई विपता थी। देखते ही देखते इसका बुखार 104 तक जा पहुंचा। आबी को मलेरिया ने आ लिया था। उसे लिहाफ में दबाकर मैं बाजार की तरफ भागा। किसी दवा की इसे शदीद जरूरत थी, मगर जैसे ही मैं डॉक्टर करमचंद की दुकान पर पहुंचा, मुझे दवा की बात तो भूल ही गई। करमचंद से मिलने के लिए वहां एस के भंडारी आया हुआ था। उसे मैंने इतनी मुद्दत बाद देखा तो मेरा मगज उलटने लगा। मल्होत्रा का असल राजदार और साजिश का दूसरा फरीक वही था और वो अपने किसी मर्ज के इलाज की खातिर करमचंद से मिलने आया था। दुकान के बाहर 2 कारें खड़ी थी और मेरा ख्याल था कि उनमें से एक इसकी है। करमचंद ने दूसरे मरीज को छोड़कर भंडारी को अंदर बुला लिया। वो इससे बड़े ही तपाक से मिल रहा था। मुझे वो पहचान नहीं सका था, हालांकि मैं सीधा इसके सामने जा ठहरा था। मगर मेरे सर पर बंदी पगड़ी, हाथ में कड़ा और बगल में दबी कृपान देखकर वो मुझे वाकई सिख समझ रहा था। हालांकि मेरी दाढ़ी मुंडी हुई थी, मगर मुंडे सिख तो वहां आम मिलते थे। भंडारी डॉक्टर के पास पर्दे के पीछे जा बैठा तो मैंने इस सूरत हाल का जायजा लिया जो मेरे सामने अचानक ही उभर आई थी। आबी का बुखार भी फौरी इलाज का तकाजा करता था, मगर भंडारी आप ही मेरे सामने आ गया था और मैं इस मौका को हाथ से खोना नहीं चाहता था। मैं इसी वक्त दुकान से बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर ड्राइवर शीशे बंद करके बैठा था। कार का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं फिर दुकान के थड़े पर जा ठहरा। इरादा हमारा यही था कि हम मल्होत्रा के बाद भंडारी से जरूर मिलेंगे, मगर अब वो अचानक ही मेरे सामने आ गया था तो मेरा जहन मफलूज होने लगा था। इसको बड़े बाजार में संभाल लेना मुझे मुमकिन नजर नहीं आता था। कोई 10 मिनट इसी शशोपंज में गुजर गए, मगर मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। 5 मिनट और गुजर गए तो भंडारी डॉक्टर करमचंद के साथ दुकान से बाहर आ गया। करमचंद इसे रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आ ठहरा। भंडारी ने इसे सलाम किया और बड़े मुतकब्बराना अंदाज से वो गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा। मुझे मालूम था कि इसका घर वहां से कम से कम 4 मील दूर था, मगर मैं अभी तक इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सका था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो करमचंद दुकान के अंदर चला गया। एन इस घड़ी एक टैक्सी मेरे सामने से गुजरी तो मैं लपक कर इसके अंदर जा बैठा। भंडारी की कार
की वजह से उसने अपनी रफ्तार सुस्त कर ली थी। मैं टैक्सी को अगली नशिस्त पर जा बैठा था तो ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है सरदार जी? इस कार के पीछे चलो यार, इस आदमी से बहुत जरूरी काम है, मुझे इसकी कोठी तक ले चलो। जी बहुत अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है ये भंडारी साहब की कार है, शहर के बहुत बड़े रईस हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ मुखातब नहीं कर सका। सुना है घर पर ये बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, बड़े प्रजापति आदमी हैं। जरा गाड़ी को उनके करीब रखो, ऐसा न हो हम इन्हें ढूंढते ही रह जाएं। ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार तेज कर दी। हम जैसे ही बाजार से निकले, भंडारी की गाड़ी कंपनी बाग की तरफ निकल गई। वहाँ रोशनी बहुत कम थी। टैक्सी को जरा सा झटका लगा तो मैं जानबूझकर ड्राइवर पर जा गिरा। मेरा पंजा इसकी गर्दन पर जा पड़ा। इसने मेरी गिरफ्त से खुद को बचाने की कोशिश की तो स्टीयरिंग उलटने लगा। इसे मैंने बाएं हाथ से संभाला तो इस अरसे में ड्राइवर बेहोश हो चुका था। गाड़ी को एक लहजे के लिए रोककर मैंने ड्राइवर की नशिस्त संभाली और इसे धकेलकर मैंने टैक्सी से बाहर फेंक दिया। इस अरसे में भंडारी की गाड़ी कोई 2 फरलांग आगे निकल गई थी। इसको पकड़ने के लिए मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और फिर इसकी कार से आगे निकलकर मैंने टैक्सी को थोड़ा सा आगे निकालते हुए इसको एकदम रोक दिया। भंडारी की गाड़ी अपने जोर में आ रही थी, वो टैक्सी के पीछे हिस्से से टकराई और मुझे यूं लगा जैसे जलजला सा आ गया हो, मगर मैंने ब्रेक फिर भी नहीं खोले। भंडारी की गाड़ी बंद हो गई। इंजन को खासा नुकसान पहुंचा था और ड्राइवर अपनी सीट और स्टीयरिंग के दरमियान फंस कर रह गया था। सड़क इस घड़ी बिल्कुल वीरान थी। शायद भंडारी इस अरसे में कार का दरवाजा खोल रहा था। मैं इसके सामने पहुंचा तो वो एकदम मुझ पर बरस पड़ा। साले बदमाश, ये क्या कर दिया है तूने? कुत्ते के बच्चे, लाख रुपए की गाड़ी बर्बाद कर दी, कौन ये नुकसान भरेगा? वो अपना कंधा दबा रहा था, चोट इसे वहीं लगी थी। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, ये मेरा कसूर नहीं, मेरी गाड़ी रुक गई थी, आपको चोट तो नहीं आई? हटो पीछे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। भागने की कोशिश की तो अच्छा ना होगा। क्या नंबर है तुम्हारी गाड़ी का? आप आए सरकार, मैं आपको घर तो पहुँचा दूँ, गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। परमात्मा ने आपको बचा लिया, यही बहुत काफी है। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो मैं इसे जबरदस्ती टैक्सी की तरफ ले आया। वो ना ही करता रह गया, मगर मैंने उसे टैक्सी की अगली सीट पर बिठा लिया। टैक्सी का इंजन अभी तक ठीक काम कर रहा था। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आप परेशान न हो भंडारी साहब, लाएं मैं आपका कंधा दबा देता हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई है सरकार, मुझे माफ कर दें। ये कहकर मैं इसका कंधा दबाने लगा और फिर मैंने अपने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर जमा दिए। इसका फौरी ऑपरेशन बहुत जरूरी था। इसकी रगे एहसास दबी तो इसकी आवाज भी बंद हो गई। वो पहला सा पुरगरूर भंडारी खत्म हो चुका था। इसकी आंखें जैसे वो नज़ा के आलम में हो और सोच में गुम हो कि मैं दुनिया को आखिरी पैगाम दूं तो क्या दूं। जुबान तो गंग होकर रह गई थी। उसे यूं बेबस करके मैंने टैक्सी स्टार्ट की और उसे तेज रफ्तारी से भगाता हुआ इसी वक्त शहर से बाहर निकल गया। भंडारी घर बहुत पीछे रह गया था। इस शहर की आबादी भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। मैं बटाला रोड पर चलता हुआ आखिरी बस्ती में जा पहुंचा। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। बस्ती बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग शायद सरे शाम ही मुंह लपेट कर सो जाते थे। अब सवाल ये था कि मैं इसे लेकर कहाँ जाऊं। उससे तो मुझे बहुत कुछ पूछना था। टैक्सी मैंने बिल आखिर एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। ये बस्ती की गली का पहला घर था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। भंडारी अभी तक सीट पर इस हाल में बैठा था कि इसका सर झुककर घुटने से जा लगा था। चंद ही लम्हों बाद किसी उदेड़ उम्र आदमी ने दरवाजा खोला और वो आफतज़दा नजरों से मुझे देखते हुए बोला, आपने ही दरवाजा खटखटाया था? जी महाराज, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी सवारी एकदम बेहोश हो गई। आपके पास पानी हो तो दे दें। इनको यहीं 2 घड़ी बिठाकर मैं किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। सवारी कैसी सवारी? क्या हुआ है इसे? पता नहीं, बस बैठे बैठे बेहोश हो गए हैं। अच्छा, मैं
पानी लाता हूँ, मेरा ख्याल है आप इनको अंदर ले आएं। इन्हें अगर आप दूध पिला दें तो बेहतर होगा। जी जी, मैं बस यही चाहता था, आप जरा मेरी मदद करें। मेरी बात सुनकर वो फौरन ही बाहर निकल आया और फिर हम दोनों ने भंडारी को टैक्सी से निकालकर बाजुओं में भर लिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो आदमी वहाँ बिल्कुल तन्हा रह रहा था। नाम उसका कश्मीर सिंह था। भंडारी को हमने बिस्तर पर लिटा दिया तो वो दूध लेने के लिए बाहर निकल गया, मगर भंडारी की ऐसी हालत कहाँ थी कि वो दूध पी सकता। पानी का एक कतरा इसके हलक से नहीं उतर सकता था। मुझे इसकी नागुफ्ता बेहालत का भरपूर एहसास था। कश्मीर सिंह वापस आया तो इसके हाथ में दूध का गिलास था। ये गिलास मुझे दे दें, कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता है यहाँ? कहाँ जी, इधर कोई वैद्य भी नहीं है। फिर तो मुश्किल है, इनकी नब्जें तो चल रही हैं, सांस भी ठीक है। मेरा ख्याल है हमें इंतजार करना चाहिए। आपको मैंने बड़ी तकलीफ दी है। जी नहीं, तकलीफ की क्या बात है, बंदा बंदे का दारू है। जो सेवा मुझसे हो सकती है मैं करूँगा। आपकी बड़ी दया है महाराज। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, सक्सेना ब्रादर्स के यहाँ। आपने बड़ी मेहरबानी की है सरदार जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं रात यहाँ ही ठहर जाऊँ। पता नहीं इस सवारी को कहाँ जाना था। कोई बात नहीं बेटे, तुम इत्मीनान से यहाँ रह सकते हो। मैं बिस्तर लगा देता हूँ। आजकल मेरे बीवी बच्चे गांव गए हुए हैं, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हो। कश्मीर सिंह ने इंसानी हमदर्दी की आखिरी हदों को छूते हुए कहा, कोई इस जैसा खुदा तरस आदमी कहाँ मिल सकता था। इसने दूसरे कमरे में 2 बिस्तर लगा दिए तो मैंने भंडारी को उठाकर दूसरे बिस्तर पर डाल दिया। रात की तन्हाई में मैं उसे जगाकर इससे बात करना चाहता था। टैक्सी बाहर खड़ी थी जिसका पिछला हिस्सा कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था, मगर अब भी वो बहुत कारआमद थी। हमें वहां से इतनी दूर ले आई थी, वरना जिस सकट में हम फंस गए थे इससे बच निकलना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। महसूस मुझे ये था कि भंडारी की गाड़ी का ड्राइवर वहीं रह गया था। वो सीट और स्टीयरिंग में फंस कर बेहोश ना होता तो शायद मैं उसे भी साथ ले आता। कश्मीर सिंह कोई 1 घंटा मेरे पास बैठा रहा। भंडारी अब बेहतर तरीके से सांस ले रहा था और यूं लगता था जैसे वो सो रहा है। इसकी आंखें अब फितरी तरीके से बंद हो गई थीं। जब कश्मीर सिंह को इत्मीनान हो गया कि मरीज की हालत अब कदरे बेहतर है तो वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। फिक्रमंदी की कोई इलामत इसके चेहरे से अया नहीं थी जिससे ये जाहिर होता कि अजनबी को यूं घर में जगह देकर इसने अच्छा नहीं किया। ऐसी कोई बात उसके बुशरे से हवेदा नहीं थी। वो यही समझ रहा था कि एक जरूरतमंद आदमी को उसने वहां रात भर ठहरने की इजाजत देकर बड़ा नेक काम किया है। जब मुझे इत्मीनान हो गया कश्मीर सिंह सो चुका है तो मैंने भंडारी के हाथ पांव बांध दिए और फिर मैंने इसके बदन की मालिश शुरू कर दी। दिमाग की तरफ खून की फरावानी इस तकलीफ को दूर करने में बहुत आसानियां पैदा कर देती है। एक मरहले पर मैंने भंडारी को पांव से पकड़कर सर के बल खड़ा कर दिया। कुछ ही देर बाद वो होश में आने लगा, मगर अभी तक इसका जहन सोच का बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इसको मैंने दूध दिया तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो इसने फौरन ही पी लिया। होंठों पर जुबान फेरते हुए उसने पहली बार मुझे गौर से देखा तो इसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। चंद ही लम्हों बाद एक जबरदस्त इश्तियाल और इल्तहाब उसकी आंखों में उभर आया। वो बिस्तर से उछल सा गया, बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मेरी गाड़ी कहाँ है? वो इधर ही है भंडारी साहब, फिक्र न करें, आपका ड्राइवर भी बच गया है। मगर तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले आए हो तुम? मेरी गर्दन पर तुमने ही हाथ मारा था। मुझे क्या हो गया था? और ये मेरे हाथ पांव किसने बांधे हैं? कौन हो तुम आखिर? ज्यादा परेशान न हो भंडारी साहब, इतने सारे सवाल न पूछें, अभी आपकी कमजोरी नहीं गई है। ये मेरे हाथ पांव किसने बांधे हैं? वो रस्सी की गिरफ्त से अपने हाथ निकालने की कोशिश करने लगा। ऐसा न करें, ये आपकी कमर से बंधे हैं, जरा छुरी तले दम लें भंडारी साहब और मुझे बताएं कि डलों साहब कहाँ हैं। डलों साहब पहली बार इसके छोटे से जहन में जमाका सा हुआ। मेरी सूरत उसे शनासा नजर आई। तुम गुलाम जलानी हो? अब समझा कि मेरी इस मुसीबत की वजह कौन है। जी हाँ, मैं आपका वही गुलाम जलानी हूँ हजूर, और मैं डलों साहब लेने आया हूँ। वो
वो तो खत्म हो गए हैं। मल्होत्रा ने इन्हें गोली मार दी थी। तुम गलत कहते हो भंडारी। मेरी तरफ देखकर मुझसे आंख मिलाकर बात करो, वरना तुम मुझसे बच नहीं सकोगे। तुम्हारे लिए मैंने ऐसी सजा तजवीज की है कि तुम्हारे फरिश्ते भी इससे पनाह मांगते फिरेंगे। मैंने कश्मीर सिंह के औजारों में से एक शिकंजा हाथ में लेते हुए कहा। वो शिकंजा लकड़ियां सीधी करने के काम आता था और इसका पेच जरा सा ज्यादा दबा देने से वो लकड़ी को तोड़ भी सकता था। मुझे बताओ ढलों साहब कहाँ हैं? इन्हें लेने आया हूँ। शिकंजा मेरे हाथ में देखकर वो सहम गया, मगर फिर भी बड़े जमे हुए लहजे में बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, इसे हमने गोली मार दी थी। ये नहीं हो सकता भंडारी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो ना सही। ऐन इस वक्त कमरे का दरवाजा खुल गया। कश्मीर सिंह अंदर झांक रहा था। इसकी सूरत मुझे इस घड़ी इतनी मनहूस दिखाई दी कि मैं शिकंजे को जमीन पर रखकर तेजी से इसकी तरफ लपका और जाते ही मैंने इसकी दाढ़ी पकड़कर इसकी गर्दन दबोच ली। मैं इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहा था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।